हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राधे राधे सबको, राधे राधे, राम राम बच्चों सबको, राम राम। और बढ़िया हो आप? राम राम सबको, राम राम। बढ़िया हो ना आप? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपन कल पढ़ रहे थे राष्ट्रपति। कल अपन राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे और कल मैंने राष्ट्रपति के आर्टिकल्स आपको बताए थे। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स मैंने बताए थे। आज उसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रपति के आर्टिकल्स के क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो कल अपन ने आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है और आपका प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। ये बात अपन ने कल की क्लास में करी थी, समझ में है ना। अब बात करेंगे आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में क्या है? तो अनुच्छेद 54 में है निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है। निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, याद रखना है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा याद रखना है, एक ये भाग लेते हैं। तीसरा याद रखना है मित्रों, 2 यूटी ऐसे हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली प्लस पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, यानी कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। ये आपको ध्यान रखना है। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ये परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल कहाँ के भाग लेते हैं? दिल्ली और पांडिचेरी। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे याद रखना है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरा याद रखना, यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश, मैंने अभी आपको बताया दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली प्लस पांडिचेरी,
इनके सदस्यों ने भाग लेना कब प्रारंभ किया है? पांडिचेरी। पूछा जा सकता है दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य कब से भाग ले रहे हैं? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य इनको शामिल करने के लिए ये भाग ले रहे हैं। याद रखना है आपका 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन 1992 से भाग ले रहे हैं। 17वां संविधान संशोधन 1992 से भाग ले रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, यदि भारत में ये परीक्षा में प्रश्न पूछता है, यदि भारत में दो या दो से अधिक राज्य, दो से अधिक राज्यों की, दो से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग हो, राज्यों की विधानसभा क्या हो? भंग हो। दो या दो से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग हो तो राष्ट्रपति का निर्वाचन तय समय में होगा। याद रखना है, राष्ट्रपति का निर्वाचन तय समय में ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होगा? तय समय में होगा, तय समय में ही होगा। जो टाइम पीरियड निश्चित किया गया है उसी समय में इसका निर्वाचन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि यदि दो या दो से अधिक राज्यों की विधानसभा, क्यों भाई? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में भाग लेते हैं। तो ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि दो या दो से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग होती है तो क्या राष्ट्रपति का निर्वाचन तय समय पर होगा, स्थगित हो जाएगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन तय समय में ही करवाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? अब बात करेंगे आर्टिकल 55 की। अनुच्छेद 55 में क्या है? अनुच्छेद 55 में क्या है? अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति याद रखना है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है ना, याद रखना है। पहली बात तो मित्रों कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है, निर्वाचन प्रणाली से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से। आपसे पूछे प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, समझ में आए ना? तो याद रखना है राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। और कौन सी प्रणाली है? आनुपातिक, आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल मत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इससे चुनाव होता है। इसका निर्वाचन प्रणाली, इससे इसका चुनाव होता है, याद रखना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, ये आपको याद रखना है। समझ में है ना? अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें भाग कौन लेते हैं? इसमें भाग याद रखना है। देखो कैसे इसको ज्ञात करते हैं। भाग या तो लेता है MLA, या फिर भाग कौन लेता है? सांसद। इसमें क्या होता है? इनके मत का मूल्य निकालते हैं।
एमएलए का मत का मूल्य कैसे निकालते हैं? एमएलए का मत का मूल्य निकालते हैं, जिस राज्य का एमएलए होता है उस राज्य की जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, जिस राज्य का एमएलए होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या, इस राज्य की कुल जनसंख्या में हम भाग देते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का भाग देते हैं, सदस्यों की संख्या का भाग देते हैं, संख्या का भाग देते हैं और इसको गुणा करते हैं 1/1000 से। तो ये तो आ गया एक एमएलए का मत मूल्य, ये तो एक विधायक का मत मूल्य आ गया, एक विधायक का क्या आ गया? हाँ, अब मत मूल्य आ गया। समझ में है ना? यानी कि एक विधायक इतने व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के रूप में होता है। सांसद का कैसे ज्ञात करते हैं? सांसद का कैसे ज्ञात करते हैं? तो सांसद का ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें क्या करेंगे, सभी राज्यों के सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य, विधायकों के मत मूल्य का योग, मत मूल्य का कुल योग, इसमें भाग किसका देंगे? संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का, सदस्यों की कुल संख्या का, कुल संख्या का भाग देंगे। गुना उना का कोई झंझट नहीं है इसमें। तो ये आ जाएगा एक सांसद का मूल्य। इन सब से मिलकर बनती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत पद्धति, एकल संक्रमण मत पद्धति, एकल संक्रमण मत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। याद रखना है, ये समझ में आ गया होगा अब तो। क्लियर है? क्लियर है क्या? अब राष्ट्रपति को विजयी होने के लिए, राष्ट्रपति को विजयी होने के लिए न्यूनतम कोटा कितना चाहिए? राष्ट्रपति को विजयी होने के लिए, विजय होने के लिए, जीतने के लिए, विजय होने के लिए, राष्ट्रपति को विजय होने के लिए न्यूनतम कोटा, न्यूनतम कोटा, न्यूनतम कोटा, न्यूनतम कोटा कैसे चाहिए इसको? न्यूनतम कोटा कैसे ज्ञात करते हैं? कुल वैध मत, कितने मत वैध पड़े हैं? कुल वैध मत अपॉन 2+1, ये इसका न्यूनतम कोटा है। ये इसका क्या है? न्यूनतम कोटा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये राष्ट्रपति का क्या है? ये न्यूनतम कोटा होता है कुल वैध मत अपॉन 2+1। ये राष्ट्रपति का क्या है? न्यूनतम कोटा है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आर्टिकल मैंने आपको बता दिया 55 में क्या चीज़ है, पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे आर्टिकल 56 की। अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 मित्रों, अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि है। राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि।
राष्ट्रपति की पदावधि का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से पद ग्रहण की तिथि से पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक 5 वर्ष की अवधि तक होता है, अवधि तक। लाइन याद रखना, पद ग्रहण से। देखो परीक्षा में प्रश्न आता है, राष्ट्रपति की पदावधि है ए शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक, बी पद ग्रहण से 5 वर्ष तक, सी चुनाव जीतने से 5 वर्ष तक। ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे आपको कंफ्यूज करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। राष्ट्रपति की पदावधि होती है 5 पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। मित्रों ये पद ग्रहण करने से है, शपथ लेने से 5 वर्ष तक नहीं होती है, चुनाव जीतने से 5 वर्ष तक नहीं होती है। जिस दिन उसने पद ग्रहण किया है वहाँ से लेकर 5 वर्ष तक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें भी क्या होता है, राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व भी 5 वर्ष पूर्व भी उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर 5 वर्ष पूर्व ही उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद से हट सकता है। पद से क्या हो सकता है, पद से हट सकता है, याद रखना है। पद से क्या हो सकता है, हट सकता है, याद रखना है। समझ में आया ना। और इसको पद से हटाने के लिए हटाने हेतु अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। महाभियोग प्रक्रिया का क्या है, उल्लेख है। इसको 5 वर्ष पूर्व किससे हटाया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। समझ में आया ना। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों कि जो राष्ट्रपति है उसको पद से हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक का। तो आर्टिकल आपको 56 पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरी बात, आर्टिकल 57 में कोई खास बात नहीं है। आर्टिकल 57 में मैंने कल बताया था कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है, यानी कि राष्ट्रपति एक से अधिक बार निर्वाचन हेतु पात्र है। निर्वाचन हेतु क्या है, पात्र है। यानी कि राष्ट्रपति एक से अधिक बार बन सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आर्टिकल 58 में भी कोई खास बात नहीं है। आर्टिकल 58 में योग्यता है। क्या योग्यताएं होनी चाहिए, योग्यता देखो। पहला, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। और याद रखना है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता।
लोकसभा सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 59 में क्या है, आर्टिकल 59 में, आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्त पद के लिए शर्त, पहली बात वो सदन के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, सदन के किसी भी या संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। मैं ये लिख दूं, शर्त क्या है इसकी, शर्त है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, याद रखना है, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्त है, शर्त यह है कि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात करें कि वो लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ये आपको याद रखना है, समझ में है ना। तो राष्ट्रपति पद की शर्त है कि उसको लाभ का पद धारण नहीं करता हो, सदन का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें पद के लिए क्या है, सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें क्या है, राष्ट्रपति जब पद पर रहेगा तो उसको संसद के द्वारा मिलने वाली सारी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, सारी क्या मिलेंगी, उसको सुविधाएं मिलेंगी, वेतन, भत्ते, आवास, ये सब चीज़ उसको मिलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल 60 की। आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 में शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति की अगर बात करें आर्टिकल 60 में, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगर ये नहीं होता है तो फिर दिलाएगा वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश। याद रखना है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक का मामला, क्लियर है ना। शपथ का काम कौन दिलाता है, सब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, क्लियर है पूरा का पूरा। अब इससे आगे का पार्ट अपन कल की क्लास में पूरा करेंगे, ठीक है ना। विश यू ऑल द बेस्ट।